क्या हो अगर कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा राजाओं से भी ज़्यादा दूर यात्रा कर सके? क्या हो अगर भारत के छोटे छोटे गांवों में बने हुए धागे रोम, मिस्र, चीन और समुद्र के पार बसे द्वीपों तक पहुंच गए हों, वो भी हज़ारों साल पहले? कैसे एक भारतीय कपड़ा इतना महीन हो सकता था कि पूरी साड़ी एक अंगूठी से निकल जाए? और क्यों प्राचीन देशों ने भारत के कपड़े खरीदने के लिए सोने के ढेर भारत भेजे? आज रात अरिन और अन्वी खोजेंगे एक जादुई करघा जो समय को भी बुन सकता है। नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका जलेबी टेल्स में, जहाँ पर कहानी में छिपा है ज्ञान, रोमांच और हमारी संस्कृति का जादू। एक बरसाती शाम अरिन और अन्वी दादी के अटारी में गए। धूल के कण सुनहरी रोशनी में तैर रहे थे। पुराने पीतल के दिए हल्के हल्के चमक रहे थे और एक कोने में उन्हें एक बड़ा लकड़ी का संदूक दिखाई दिया। दादी ने उसे खोला। अंदर रंग बिरंगे कपड़ों का खजाना था। रेशम चमक रहा था, सूती कपड़े बादलों जैसे मुलायम थे और शॉल धूप की तरह गर्म थे। दादी मुस्कुराई। ये सिर्फ कपड़े नहीं हैं, उन्होंने कहा, ये धागों में बुनी हुई कहानियां हैं। बहुत समय पहले जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं थी, तब भी भारत अपने वस्त्रों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध था। लोग अपने हाथों से कपास काटते थे। फूलों, जड़ों, हल्दी और नील से धागों को रंगते थे और लकड़ी के करघों पर सुंदर कपड़े बुनते थे। पूरा परिवार मिलकर काम करता था। कोई सूत काटता था, कोई धागे रंगता था, कोई करघे पर बुनता था और कुछ बुनकर इतने कठिन डिज़ाइन याद रखते थे कि उन्हें देखकर लगता था जैसे जादू हो। व्यापारी रेगिस्तान पार करते थे, समुद्र पार करते थे, सिर्फ भारत के कपड़े खरीदने के लिए। दादी ने एक पुराना नक्शा खोला। प्राचीन जहाज भारत के बंदरगाहों से निकलते थे, केरल के मुजरिस से और गुजरात के लोथल से। वे अपने साथ ले जाते थे सूती कपड़े, रेशम, मसाले और रंग। ये जहाज जाते थे रोम, मिस्र, अरब देशों और दक्षिण पूर्व एशिया तक। इतने लोग भारतीय वस्त्रों को पसंद करते थे कि रोम के विद्वान प्लिनी द एल्डर चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, रोम का बहुत सारा सोना भारत जा रहा है। अरिन की आंखें फैल गईं। लोग सिर्फ कपड़े खरीदने के लिए सोना भेजते थे? दादी ने सिर हिलाया। हाँ, इतने कीमती थे भारत के वस्त्र। दादी ने संदूक से एक सफ़ेद कपड़ा निकाला। वो इतना मुलायम था, इतना हल्का था कि मानो हवा का टुकड़ा हो। ये बंगाल का मलमल है, दादी ने कहा। अन्वी ने उसे अपने हाथों में लिया। ये तो बादल जैसा लगता है, दादी मुस्कुराई। हाँ, ये दुनिया के सबसे महीन कपड़ों में से एक था। कुछ मलमल इतने पतले होते थे कि पूरी साड़ी एक अंगूठी से निकल जाती थी। मुगल राजकुमारियां और रानियां इसे बड़े प्रेम से पहनती थीं। दूर दूर के देशों के लोग इस अद्भुत कपड़े को देखकर हैरान रह जाते। अन्वी की नज़र संदूक में रखे एक गहरे नीले कपड़े पर पड़ी। वो रंग जैसे चमक रहा था। इस रंग ने दुनिया बदल दी, दादी ने कहा। ये नील है। जब आधुनिक रंग नहीं बने थे, तब भारत का नील दुनिया भर में प्रसिद्ध था। नील के पौधों से ये गहरा नीला रंग निकाला जाता था। किसान पौधे उगाते थे,
कारीगर पत्तों को भिगोते थे और फिर धीरे धीरे जादू की तरह नीला रंग प्रकट होता था। भारत से नील दूर देशों तक भेजा जाता था, कपड़े रंगने के लिए, चित्र बनाने के लिए और सुंदर डिज़ाइन तैयार करने के लिए। आर्यन ने आश्चर्य से पूछा, तो दुनिया का इतना नीला रंग भारत से आया था? दादी ने मुस्कुराकर कहा, बहुत हद तक, हाँ। दादी ने अब एक चमकदार रेशमी साड़ी निकाली। उस पर सुनहरे फूल, बेलें और सुंदर आकृतियाँ बनी थीं। ये बनारसी रेशम है, दादी ने कहा। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में बुना जाता है। कारीगर महीन रेशमी धागों में सोने और चांदी जैसे चमकते जरी के धागे बुनते हैं। हर साड़ी में महीनों की मेहनत लग सकती है। आर्यन ने साड़ी को ध्यान से देखा। ये तो जैसे कपड़े में महल बुना हो। दादी हंस पड़ी। हाँ, इसीलिए इसे शादियों और विशेष अवसरों पर पहना जाता है। पीढ़ी पर पीढ़ी बनारसी साड़ियाँ परिवार की अमूल्य धरोहर बन जाती हैं। दादी ने बनारसी रेशम को धीरे से मोड़ा, फिर मुस्कुराकर बोली, वाराणसी एक महान संत कवि का घर भी था, कबीर दास। कबीर एक साधारण बुनकर थे। वे रोज़ अपने करघे पर बैठकर कपड़ा बुनते थे। उनके हाथ धागे बुनते थे और उनका मन ज्ञान बुनता था। उन्होंने देखा कि अलग अलग धागे मिलकर एक सुंदर और मजबूत कपड़ा बनाते हैं। उसी तरह अलग अलग लोग भी प्रेम और सद्भाव से साथ रह सकते हैं। उनका प्रसिद्ध पद है, झीनी झीनी बीनी चदरिया। कबीर ने हमारे जीवन की तुलना एक नाजुक सुंदर चादर से की। आर्यन ने आश्चर्य से पूछा, तो कबीर कपड़ा भी बुनते थे और विचार भी? दादी ने प्रेम से कहा, हाँ, शरीर के लिए धागे और हृदय के लिए ज्ञान। दादी ने अब दक्षिण भारत की एक भव्य रेशमी साड़ी निकाली। उसकी चौड़ी सुनहरी जरी की किनारी चमक रही थी। उस पर मंदिरों के गोपुरम जैसे डिजाइन बने थे। ये कांचीपुरम रेशम है, दादी ने कहा। तमिलनाडु के कांचीपुरम शहर में बुना जाता है। मजबूत रेशमी धागे, खालिस जरी और गहरे चमकीले रंग, इन्हीं से बनती हैं ये शानदार साड़ियाँ। कुछ कांचीपुरम साड़ियाँ इतनी मजबूत होती हैं कि दशकों तक चलती हैं। कभी कभी तो दादी से माँ और माँ से बेटी तक पहुँचती हैं। आर्यन ने पूछा, तो ये सिर्फ साड़ियाँ नहीं हैं? दादी मुस्कुराई, नहीं, ये परिवार की यादें हैं, रेशम में बनी हुई। अब आर्यन ने एक कपड़ा उठाया जिस पर चमकीले डिज़ाइन बने थे। ये पाटन का पटोला है, दादी ने कहा। दुनिया की सबसे कठिन बुनाइयों में से एक। बुनाई शुरू होने से पहले ही तान और बाने दोनों धागों को अलग अलग बांधकर बहुत सावधानी से रंगना पड़ता है। एक छोटी सी गलती और पूरा डिज़ाइन बिगड़ सकता है। जब बुनाई पूरी होती है, कपड़े का डिज़ाइन दोनों ओर बिल्कुल एक जैसा दिखाई देता है। अन्वी ने कपड़े को पलट पलट कर देखा, दोनों तरफ एक जैसा। आर्यन ने आश्चर्य से कहा, ये कैसे संभव है? दादी हंसी, यही तो भारतीय बुनाई का जादू है। इसके बाद दादी ने रंगों से भरा एक कपड़ा निकाला, लाल, पीला, गुलाबी, नारंगी। ये राजस्थान के रंग हैं, दादी ने कहा। रेगिस्तान में लोग ऐसे चमकीले रंग पहनते हैं, मानो सूरज को भी चुनौती दे रहे हों। कारीगर लकड़ी के नक्काशीदार ब्लॉकों से फूलों और बेलों की छपाई करते हैं। कुछ लोग धागों या कपड़ों में हजारों छोटी छोटी गांठ बांधते हैं, फिर उन्हें रंगते हैं।
जब गांठें खोली जाती थी तो बांधनी के सुंदर बिंदु और आकृतियाँ उभर आती थीं, जैसे कोई जादू हो गया हो। हर कपड़ा एक त्योहार जैसा दिखता था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। दादी ने अन्वी के कंधों पर एक मुलायम शाल रख दी। ये जम्मू और कश्मीर की पश्मीना है, उन्होंने कहा। ये पहाड़ों में रहने वाले बकरियों के बहुत महीन ऊन से बनाई जाती हैं। इतनी हल्की मानो हवा जैसी, लेकिन इतनी गर्म कि भारी कंबलों से भी अधिक गर्माहट दे। एशिया और यूरोप के राजा रानियां कश्मीरी शालों की बहुत प्रशंसा करते थे और जो प्रसिद्ध पैसली डिज़ाइन आज दुनिया भर में दिखता है, उसकी शुरुआत भी कश्मीर में हुई। जब यह डिज़ाइन यूरोप पहुंचा तो स्कॉटलैंड के एक शहर पैसली में इसे बड़े पैमाने पर बनाया जाने लगा। धीरे धीरे इस डिज़ाइन का नाम ही पैसली पड़ गया। तभी अरिन ने एक और कपड़ा देखा। उस पर बने थे राजा, जंगल, जानवर और युद्ध के दृश्य। ये कलमकारी है, दादी ने बताया। कलम का अर्थ है पेन और कारी का अर्थ है काम। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कलाकार बांस के कलम से हाथ से चित्र बनाते थे। कुछ कपड़ों पर रामायण और महाभारत की कथाएं चित्रित होती थीं, मानो कपड़े पर बनी चित्रकथा। इनके रंग भी प्रकृति से आते थे। नीला रंग नील से, पीला रंग अनार के छिलकों से और काला रंग लोहे और गुड़ से। प्रकृति के रंगों से बनी हाथों से चित्रित एक अद्भुत कला। दादी ने अब ओडिशा के वस्त्र दिखाए। इन्हें संबलपुरी बुनाई कहते हैं, उन्होंने कहा। इन पर बने थे छोटे पक्षी, फूल, शंख और मंदिरों से प्रेरित डिज़ाइन। अरिन ध्यान से देखने लगा। इतने बड़े डिज़ाइन बुनकरों को याद कैसे रहते थे? दादी मुस्कुराई। कई उस्ताद बुनकर पूरे डिज़ाइन अपनी स्मृति में रखते थे। न कंप्यूटर, न छपे हुए नक्शे, सिर्फ स्मरण शक्ति, अभ्यास और लय। फिर दादी ने एक ऐसा कपड़ा निकाला जो सचमुच सुनहरे रंग में चमक रहा था, लेकिन उस पर कोई सुनहरा रंग नहीं लगाया गया था। ये असम का मूगा रेशम है, दादी ने कहा। दुर्लभ, मजबूत और अत्यंत सुंदर। दिए की रोशनी में ये कपड़ा जैसे स्वयं चमक रहा था। सदियों से मूगा रेशम उत्सवों और राजसी वैभव का प्रतीक रहा है। अंत में दादी ने एक सरल सफ़ेद कपड़ा निकाला। उसकी किनारी सुनहरी थी। इसमें इतने रंग नहीं हैं, अरिन ने पूछा। दादी ने स्नेह से कहा, सौंदर्य हमेशा चमकीला ही नहीं होता, कभी कभी वो शांत और सरल भी होता है। ये केरल की प्रसिद्ध कसऊ बुनाई थी। सफ़ेद और सुनहरे रंग की सुंदर साड़ियाँ जो ओणम जैसे त्योहारों में पहनी जाती है, शांत, सौम्य और सदाबहार। थोड़ी ही देर में अरिन और अन्वी को एक अद्भुत बात समझ में आई। भारतीय वस्त्र केवल भारत में ही नहीं रहे, वे समुद्र पार करके पहुँचे इंडोनेशिया, थाईलैंड, अफ्रीका, अरब देशों और यूरोप तक। डिज़ाइन महासागरों को पार कर गए। रंग और पैटर्न नई परंपराओं का हिस्सा बन गए। दक्षिण पूर्व एशिया के बाटिक डिज़ाइनों पर भी भारतीय कपड़ों का प्रभाव पड़ा। भारत के धागों ने सभ्यताओं को आपस में जोड़ दिया, मानो पूरी दुनिया कपड़े के धागों से सिली हुई हो। दादी ने अब एक और कपड़ा दिखाया। उस पर सुंदर फूल पत्तियों की छपाई थी। इसे चिंट्स कहते हैं, दादी ने बताया। यूरोप के लोग इस कपड़े पर मोहित हो गए। इसके रंग लंबे समय तक चमकदार रहते थे। ये मुलायम था, धोने में आसान था और देखने में बहुत सुंदर था। हर कोई इसे पहनना चाहता था। जल्द ही
यूरोप के कपड़ा निर्माता चिंतित हो गए। भारतीय कपड़े इतने लोकप्रिय हो गए थे कि उनके अपने कपड़े बिकना कम हो गए। कुछ देशों ने भारतीय कपड़ों पर कर लगाए और कुछ ने उन्हें प्रतिबंधित करने की भी कोशिश की। आर्यन हैरान रह गया, एक कपड़े पर रोक लगा दी गई? दादी ने सिर हिलाया। हाँ, इतना प्रिय था भारतीय कपड़ा। लेकिन वस्त्र केवल सुंदरता की चीज़ नहीं थे, वे साहस और स्वतंत्रता के प्रतीक भी बने। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने लोगों से कहा, अपना कपड़ा स्वयं बनाओ। चरखा या सूत काटने का पहिया आत्मनिर्भरता और आज़ादी का प्रतीक बन गया। हाथ से बुना कपड़ा पहनना शांत लेकिन शक्तिशाली संदेश था। एक छोटा सा चरखा लाखों लोगों को प्रेरित कर गया। दादी ने आंखें बंद कर ली। कुछ बुनाई वाले गांवों में उन्होंने धीरे से कहा, करघे गाते थे। बुनकर काम करते समय लयबद्ध गीत गाते थे। उन गीतों की ताल से उन्हें मदद मिलती थी, धागों की गिनती करने में, डिज़ाइन याद रखने में और सही समय पर बुनाई करने में। कल्पना करो, पूरा गांव गूंज रहा है, खट 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 करघों की आवाज़ और गीतों की मधुर धुन से, मानो संगीत ही कपड़े में बुना जा रहा हो। फिर दादी ने आर्यन और अन्वी को एक छोटा करघा चलाने दिया, लेकिन तुरंत ही धागे उलझ गए। आर्यन ने मुंह बनाया, अन्वी जोर से हंस पड़ी। दादी मुस्कुराई, अब समझे, एक सुंदर कपड़ा बनता है एक एक धागे से। दादी ने एक बड़ा एल्बम खोला, उसमें भारत के डाक टिकट लगे थे। इन टिकटों पर बने थे कांचीपुरम रेशम, बनारसी ब्रोकेड, पटोला, बांधनी, पश्मीना, कसाऊ, कलमकारी और कई अन्य पारंपरिक वस्त्र। आर्यन ने आश्चर्य से पूछा, कपड़ों पर भी डाक टिकट बनते हैं? दादी ने गर्व से कहा, हाँ, जब कोई कला हमारी पहचान बन जाती है तो पूरा देश उसका सम्मान करता है। हर धागा एक कहानी कहता है, हमारी संस्कृति की, हमारी कला की और हमारी पहचान की। भारत के वस्त्र केवल पहनने के लिए कपड़े नहीं थी, वे थे कहानियाँ, गणित, संगीत, कला और यादें जो सदियों से एक दूसरे से बुनी जाती रही हैं। आज भी जब हम हाथ से बुना हुआ कपड़ा पहनते हैं तो हम अपने कंधों पर इतिहास को धारण करते हैं, और कहीं भारत की किसी शांत गांव में करघे आज भी गा रहे हैं। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे जलेबी टेल्स के अगले रोमांचक एपिसोड में। जलेबी टेल्स। ಎಲ್ಲರಿಗೆಂದೇ ಕೊಟ್ಟೆ, ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನಿಟ್ಟೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆಂದೇ ಕೊಟ್ಟೆ, ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಬಾಳದರಿಯದ ಗುಲಾಬಿ ಜನ